जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स देखिए, प्रतियोगिता दर्पण ने अपना ये सार संग्रह निकाला है। बेहतरीन क्वेश्चंस का यहाँ पे टोटल कलेक्शन है 2022-23 का। आपको ये कलेक्शंस आपको दिखाई देगा और ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रॉपर आपको यहाँ पे ये जेरोक्स है, ठीक है। जेरोक्स हमारे पास है और ये जेरोक्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। आई नो बहुत से बच्चों को ये चाहिए होगा, डिमांड आप लोग करेंगे कि मुझे ये पूरा पीडीएफ चाहिए। तो पूरा पीडीएफ देखिए, ये थोड़ा सा पेड रहेगा। अगर आप लोग को इसके पीडीएफ चाहिए, ये जस्ट पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर में 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और आप लोग फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के पीडीएफ वहाँ पे हाथों हाथ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, इसको मैं करता हूँ जूम। चलिए, तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। चलिए देखिएगा, पहला यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। देखिए, बुद्ध द्वारा ये वैशाली में इसकी अनुमति दी गई थी। अच्छा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसके कहने पे बुद्ध ने स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी थी। सैद्धांतिक किस धर्म का संप्रदाय था? देखिए, बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, तगड़ा लेवल है क्वेश्चन का। आप लोग इसको बिल्कुल ही देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला है, देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, कौन था वो? देखिए, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? देखिए, द्वितीय जैन सभा जो है ये 512 ईस्वी में जो है द्वितीय जैन सभा हुई थी, राइट। नेक्स्ट सवाल है, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था स्टार्ट की थी? तो इक्ता व्यवस्था देखिए इल्तुतमिश के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आप सभी इसको जानते ही होंगे, इल्तुतमिश। इसमें जितने भी आपको सवाल दिखेंगे सारे के सारे एग्जाम रेलेवेंट और बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन के कलेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। अगला है हमारा, देखिए, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौड़ा के नाम से जाने जाते थे। उनका एक्चुअल नाम, रियल नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, रियल नेम उनका क्या था? देखो, उनका रियल नेम था पृथ्वीराज तृतीय, है ना। नेक्स्ट है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ये है इनके द्वारा लिखा गया किताब अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो है देखिए 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में इनकी इस कृति की गिनती होती है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा करी थी? देखिए, हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स, अनअकैडमी लेके आया है बेहतरीन मौका इस नए साल के अवसर पर। 23% का आपको डिस्काउंट मिलेगा बीपीएससी सब्सक्रिप्शन, या तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें। देखिए, ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 6 जनवरी यानी कि कल तक के लिए। इस ऑफर को पाने के लिए आपको यूज़ करना होगा कोड RKG10, और ये RKG10 कोड यूज़ करते ही आपको 23% डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट आपको अभी रिसीव होगा। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं, फटाफट से जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रीवियसली जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 13,000 मिला करता था, उसमें अभी सीधा 3,010 रुपये का डिस्काउंट कर दिया गया है। 10,000 में वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसी तरह सो ऑन आप और भी सब्सक्रिप्शंस को देख सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं इस न्यू ईयर के ऊपर बीपीएससी के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, अनअकैडमी को ज्वाइन करिए। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा कोड RKG10, और RKG10 ये कोड यूज़ करते ही आपको 23% डिस्काउंट मिलेगा। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। गुप्त की प्रशंसा करी थी, ठीक है, तो हमारा समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को हमारे द्वारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, कमेंट करके अपने राय जरूर भेजिए एंड डू लाइक द वीडियो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें लगभग 8 से 10 ऐसे सेट दिए गए हैं। तो अगर आप लोग इसका चाहते हैं, ये आज हमारा ये वीडियो सेट नंबर 1 का है, मैं इसका पूरा का पूरा वीडियो जरूर बना दूंगा सारे सेट का। सेट 1 है हमारा। अगर आप लोग इसका पूरा का पूरा वीडियो चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा और पीडीएफ के लिए तो संपर्क कर लीजिएगा। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? देखिए, तो उसका एकमात्र पुत्र है वो है, देखिए, तीवर, जिसकी चर्चा की गई है, राइट। चलिए, यहाँ देखिए हमारा हिस्ट्री का यहाँ पे पोर्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। 10 सवाल हिस्ट्री के थे सेट नंबर 1 में और बेहतरीन क्वेश्चन से कलेक्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आता है हमारा नेक्स्ट, देखिए,
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अब यहाँ पे आता है। ठीक है, ये शुरू में हमारा जो था, देखिए यहाँ पे शुरू में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से था, यानी कि प्राचीन इतिहास आप पकड़ लीजिए। ठीक है, अब हमारा आता है स्वतंत्रता आंदोलन से, यहाँ पे हमारे ये सवाल आपको दिखेंगे। चलिए, इतना आई थिंक जूम सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के समाप्त करने के लिए किसने ये घोषणा की थी? देखिए, घोषणा करी थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ये अनाउंसमेंट करी थी। 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो ये जो समिति था उसकी बात कर ले, वो था देखिए बटलर समिति। ठीक है, राइट। आगे बढ़िए, नंबर 13 देखिए। नंबर 13 बोल रहा है 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, इंडियन लीग के संस्थापक की बात कर ले, वो थे शिशिर कुमार घोष। राइट। अगला है देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये वर्ड देखिए कब हुआ, तो ये हुआ था 1930 में, 1930 के अंदर में हुआ था। अगला है देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? देखिए, इस योजना का जो मूलभूत सिद्धांत था वो था हस्त उत्पादक कार्य। ठीक है, 15 का हमारा हो जाएगा हस्त उत्पादक कार्य। 16 नंबर देखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया? मतलब उनके जीवन में जो एक्चुअल जो चेंजेस हैं वो किस बुक को पढ़ने से आया? तो उन्होंने जो बुक पढ़ा था अनटू द लास्ट, ये बुक पढ़ने से इनके जीवन में ये व्यवहारिक चेंजेस आया। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा अनटू द लास्ट का राइटर कौन है। राइट, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है मार्क सेपर्ड। इसको वीवीआई करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 देखिएगा, 18 में बोल रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस आयोग को जो है ना हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन के भी नाम से, और इस समय काफ़ी फेमस एक नारा भी दिया गया था, साइमन गो बैक। ये आपने जरूर सुना होगा, साइमन गो बैक। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये नारा दिया किसने था। राइट, ये आपका छोटा सा होमवर्क। अगला सवाल हम लोग आते हैं, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? इन्होंने जो बम फेंका था वो जन सुरक्षा विधेयक को लेके फेंका था। ठीक है, यानी सेफ्टी बिल जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सेफ्टी बिल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 18 जुलाई 1947 को ये पास हुआ था। अच्छा, ध्यान रखिएगा, संसदीय व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन से ही भारत में लिया गया है। तो जैसे भारत में है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन एक मतलब ब्रिटेन के लोकसभा को बोलते हैं और हाउस ऑफ कॉमन राज्यसभा को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये पूछ सकता है। अब यहाँ से आता है हमारा पॉलिटी का सवाल। ठीक है, पहला सवाल है पॉलिटी से, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, इनकी कम से कम जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। देखिए, इनकी सिफारिश के बाद जो जोड़े गए थे कौन? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो स्वर्ण सिंह समिति इन्होंने सिफारिश किया था मौलिक कर्तव्य जोड़ने का, और उसके बाद ही इसको ऐड किया गया। भारतीय संचित निधि में धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण की अनुमोदन काफ़ी है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर संसद ही इसका अनुमोदन दे दे तो भारत की जो संचित निधि है उससे धन निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल देखिएगा 24 नंबर। क्या बोल रहा है? संविधान के भाग 9 के अनुसार है, भाग 9 के अनुसार पंचायतों किन प्रदेशों में लागू नहीं है? पंचायतें जो हैं ये किन प्रदेशों में लागू नहीं है? देखिएगा, ये है कहाँ नहीं? नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, इन जगहों पे जो है ये लागू
नहीं है। 25 नंबर देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को अपने हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? देखिए, ऐसा भारत में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। 1969 में जस्टिस एम हिदायतुल्ला ये कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे और इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। ठीक है, 26 नंबर देखिएगा, 26 में क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें कौन होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित राज्य की विधायी सभाओं के चुने हुए सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं। राइट। 27 देखिए, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए? इस बेंच में नियम है, देखिए 5 मेंबर्स कम से कम होने ही चाहिए। 28 देखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? देखिएगा, इसका जो वर्णन है, हम लोग अगर बात कर लें, इसका वर्णन अनुच्छेद 343(1) के अंदर में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? देखिए, धर्म की स्वतंत्रता से ये संबंधित है। नंबर 30 देखिएगा, और ये पॉलिटी से आखिरी सवाल भी है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब, ध्यान रखिएगा, वो कब भाग नहीं लेगा? जब वह राज्यसभा का सदस्य होगा। तो जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा लोकसभा के अंदर में तो वो भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है, अब यहां से आता है भारत एवं विश्व का भूगोल आ जाता है हमारा। चलिए, डार्लिंग श्रृंखला, इसके बारे में आपने सुना होगा। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? देखिए, डार्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर जो है ये डार्लिंग श्रृंखला आपको मिलेगा। गारो पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गारो हिल्स है ना, देखिए मेघालय में है। आपको भारत में जो है मेघालय में गारो हिल्स आपको मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। नंबर 33 देखिएगा। ओके, चलिए, नंबर 33 में क्या बोल रहा है? भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? भूत जलोकिया नामक मिर्च, ये मिर्च देखिए आसाम में भूत जलोकिया विश्व की सबसे तेज मिर्च मानी जाती है और इसकी खेती मुख्य रूप से असम में होती है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, भूत जलोकिया जो है विश्व का सबसे तेज। अब सबसे तेज से क्या समझ रहे हैं? सबसे तीखा, है ना, सबसे तीखा, ये समझिएगा। ओके, तो असम में ये पाया जाता है। आगे देखिए, न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन 2 पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया गया था या जताया जाता है? माफी चाहूंगा, इंडिया एंड बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, अग्लुहास महासागरीय धारा किससे संबंधित है? अग्लुहास महासागरीय धारा देखिए इंडियन ओशियन से रिलेटेड है, अग्लुहास महासागरीय धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन इनमें से किसका उपग्रह है? देखिए, इसमें जो हो जाएगा शनि हमारा करेक्ट हो जाएगा। शनि ग्रह को सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सबसे पहले देखिए गैलीलियो ने इसको देखा और बेसिकली बोल सकते हैं इन्हीं ने इसकी खोज करी। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं, बहुत बढ़िया, सारे एग्जाम रेलेवेंट हैं। शनि, ठीक है, हमारा यहाँ पे शनि हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ उपनाम जाना जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, लेटा हुआ ग्रह, है ना, लेटा हुआ ग्रह। तो देखिए ये ग्रह होता है कौन सा? यूरेनस, हिंदी में अरुण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन है? तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह अरुण हो जाएगा और शुक्र भी हो जाएगा। ठीक है,
शुक्र भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं 41। यहां से हमारा आता है, देखिए पर्यावरण एवं जैव विविधता का यहाँ क्वेश्चन आता है जो कि बीपीएससी में काफी महत्व रखता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? इनमें जो बनने वाली आकृति होगी वो पिरामिड आकृति हो जाएगी। ठीक है, 42 देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? देखिए इसमें ऊर्जा का जो पिरामिड है सदैव सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट देखिएगा हमारा है प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए इसको जो है मेगा डाइवर्सिटी के देशों के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिएगा जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थलों को क्या कहते हैं? इसको देखिए तप्त स्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तप्त स्थल, जिसमें जैव विविधता की प्रचुरता होती है और वैसे विशेष जीवों की प्रमुखता होती है, वैसे क्षेत्रों को हम लोग तप्त स्थल कहते हैं। ठीक, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस क्षेत्र में संलग्न है? देखिएगा ये जीव संरक्षण के क्षेत्र में जो है संलग्न है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही कीटग्रस्त की श्रेणियों में आने की आशंका वाले जाति को क्या कहते हैं? देखिए इन जातियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सुमेध जाति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? देखिए जब ओजोन अवेलेबल रहेगा तो ओजोन की उपस्थिति के कारण पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में ये काफी हेल्प करता है, जो हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा देखिए काली वैली झील कहाँ अवस्थित है? काली वैली झील ये देखिए तमिलनाडु में है। ठीक है ना, काली वैली झील। मोलेल्लम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। देखिए मोलेल्लम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गोवा के अंदर में अपने को मिल जाएगा। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से आता हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए स्टैगफ्लेशन को हम लोग बोलते हैं मंदी के साथ मुद्रास्फीति। ओके, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति। किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा इसका अंकन किया जाता है। 53 देखिए किस आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी? तो सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा जो है अगर हम बात कर ले किसने दिया, देखिएगा ये दिया था बंटलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में। ठीक है, तो हमारा 53 का आंसर ये हो जाएगा। 54 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्ष के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण रखा गया है? देखिए 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण जो है रखा गया है। नेक्स्ट देखिए हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं किसको? होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 56 अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताजा मौद्रिक धन खर्च करने की विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसको हमेशा कहाँ रखेगा? तो वित्तीय घाटा वित्त पोषण के अंदर में जो है इसको रिलेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मुद्रा का अवमूलन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। ठीक है, 2021-22 के बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? देखिए ये जो राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद का 9.5%। ठीक है, ये 2021-22 के बजट में यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिएगा भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक, मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI की अवधारणा
मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित किया? 2010 में इन्होंने ये प्रतिस्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 61, समान विज्ञान और तकनीक यहां से हमारा आता है। ओके, वायुमंडल की ऊपरी परत पर ओजोन द्वारा किस प्रकार के विकिरण का अवशोषण किया जाता है? देखिए पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है ना। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलता है? ये निकलता है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तित होने के वजह से। ठीक है, कौन सा विटामिन, ध्यान रखिएगा, मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? वो है विटामिन के। हिंग कहां से प्राप्त होता है? देखिएगा हिंग जो है ये फेरुला के पौधे से होता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम हाईलाइट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फेरुला के पौधे से। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चर्म रोग के उपचार में प्रयोग की जाने वाली रेडियो आइसोटोप, रेडियो फास्फोरस उसको हम लोग बोलते हैं। कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो ये है नेचुरल गैस, ये उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, इसलिए इसको जलाने के लिए, पकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सी अपतूषण को उपयोग किया गया है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जलकुंभी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ढालू सड़क जिसमें ढलान होती है पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य उसे उठने की अपेक्षा में कम लगता है, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत कम समय के अंतराल को एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट मापने के लिए परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहां से हमारा आता है, देखिए बीच में जो 20 क्वेश्चन थे ये CDPO वगैरह के थे जो हमारे काम के नहीं थे। अब यहां से हमारा आता है स्पोर्ट्स का जो है जगह आता है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता है, तो स्पोर्ट्स वाला तो हमारे काम का है। चलिए स्पोर्ट्स में आ जाइए। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से इनका संबंध है? देखिए इनका संबंध है मणिपुर से। वाली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए इसका संबंध है लॉन टेनिस से। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? देखिए पियरे डी कैबर्टीन को जो है आधुनिक खेल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो मिराई टोवा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है, और पैरालंपिक का शुभंकर कमेंट करके बताइएगा जरूर। द वर्ल्ड बीनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? ये जीवनी है देखिए पुलेला गोपीचंद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखिएगा टेबल टेनिस से संबंधित है इलेक्ट्रा गोल्ड कप। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक मशाल जो है देखिए चुनौतियों का प्रतीक है कि आप चुनौतियों के लिए तैयार हैं इस ओलंपिक में। नेक्स्ट देखिएगा, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ से मिला के यानी पर साइड 4 प्लेयर्स होते हैं। किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? तो ये 1920 का ओलंपिक जो था उसमें पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी। कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। नेक्स्ट है, अब हमारा आखिरी है, कृषि की ओर हम लोग अग्रसर हैं, इसमें 10 सवाल हैं, देख लेते हैं हम लोग। साइकोसील क्या है? देखिए साइकोसील जो है एक वृद्धि अवरोधक है। ठीक है, बेसिकली आपको बूढ़ा होने से रोकता है साइकोसील, ये एक हार्मोन है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिएगा इसको हम लोग ओलेरी कल्चर बोलते हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें फलों का अध्ययन होता है। गेहूं की फसलों को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? इसको कुल मिलाकर गेहूं की जो फसल है देखिए 6 बार इसको सिंचित करने की आवश्यकता होती है। कपास का रेशा मुख्य रूप से किसका बना होता है? देखिए मेनली जो बना होता है किसका?
सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई उसको हम लोग बोलते हैं जया। नेक्स्ट है शुद्ध वंशक्रम वरण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? तो ये किया था देखिए स्वपरागणित फसलों का। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? किस वजह से खैरा रोग जो है, खैरा डिजीज होता है? देखिए जिंक की कमी की वजह से होता है, जस्ते की कमी की वजह से, है ना, लैक ऑफ जिंक। किसे मानव उत्पादक धान या अन्न कहा जाता है? तो ये है क्या, किसको हम लोग बोलते हैं? देखिए ट्रिटिकल्स को जो है मानव जनित उत्पाद या धन, ठीक है, धान कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई हमारा आखिरी सवाल आज के इस वीडियो का, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य यानी पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा इसमें सहायक होता है? ठीक है, तो इसमें से जो सहायक होता है वो होता है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है माफी चाहूंगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा देखिए आज सेट नंबर 1, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।